हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल लेक्चर बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखा था, ठीक उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम न्यूमेरिकल लेक्चर बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें हम लोग न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से डिस्कशन शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों वेक्टर एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर हैं। प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है, तीनों वेक्टर एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर हैं। अगर इसको x एक्सिस ले लें तो वेक्टर i हो जाएगा, इसको y एक्सिस ले लें तो वेक्टर j हो जाएगा, इसको z एक्सिस ले लें तो वेक्टर k हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम में तो दिया नहीं कि ABC जो है x y z एक्सिस ही है। x y z भी परपेंडिकुलर होता है, ये तीनों भी परपेंडिकुलर है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं वेक्टर a इक्वल टू a नॉट i, वेक्टर b इक्वल टू b नॉट j, वेक्टर c इक्वल टू c नॉट k। ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट सभी का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया और आई जे के उसका डायरेक्शन हो गया। तीनों परपेंडिकुलर है तो एक एक्स के लूं तो दूसरा वाई के लूं, तीसरा जेड के लूं। अब ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए नॉट बी नॉट आई क्रॉस जे हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे क्या होता है? के। तो ये वेक्टर के हो गया, तो ए क्रॉस बी में। अब आगे हमें फिर क्या करना है? उसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी के जगह पर क्या रखेंगे? ए नॉट बी नॉट वेक्टर के क्रॉस सी के जगह पर क्या रखेंगे? सी नॉट वेक्टर के। अब देखिए तो आपके सामने रिजल्ट क्या गया? ए नॉट बी नॉट सी नॉट के क्रॉस के। के क्रॉस के क्या होता है? 0। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। हमने यहाँ पर प्रूफ किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ये देगा, बाकी दूसरा कुछ भी दे सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। प्रूव दैट यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। आप इसके प्रूफ से पहले ये सोचें कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन किधर आपको लग रहा है? राइट हैंड साइड में। इसलिए हमको राइट हैंड साइड से चलना चाहिए और राइट हैंड साइड से चलकर लेफ्ट साइड पहुंचना आसान बात नहीं होता है। प्रूफ राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ए क्रॉस बी, बहुत आसान प्रूफ है। मैंने क्या कहा? बहुत आसान प्रूफ है। इस प्रूफ में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला से आप लोग वाकिफ हैं। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए बी साइन थीटा एन कैप डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। दिस वैल्यू इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको बाहर आप कर लें तो ए बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो रिजल्ट क्या आ गया? ए बी साइन थीटा एन कैप डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। ये कैंसल आउट हो गया, एन कैप रख गया। राइट हैंड साइड से हमने चला, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर का डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 3 का सॉल्यूशन, आप इसका सॉल्यूशन कहें या एक्सप्लेनेशन कहें, दोनों बातें एक ही है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हुए आप ये समझाने का प्रयास करें कि a क्रॉस b डॉट a इक्वल टू 0 होता है। सबसे पहली बात ये समझें आप कि a क्रॉस b को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल ये थीटा है। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हमने समझाया था कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a और b दोनों होता है। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इसके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को। तो जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का है वही डायरेक्शन a क्रॉस b का होगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं नहीं? यूनिट वेक्टर a से भी परपेंडिकुलर, b से भी परपेंडिकुलर। तो हमने कहा था a क्रॉस b a से भी परपेंडिकुलर और b से भी परपेंडिकुलर। अब यहां पर आप देखें कि a क्रॉस b वेक्टर a से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। और आप जानते हैं कि दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब a क्रॉस b डॉट a इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स के बुक में इसी को ऐसे भी लिखता है a b a इक्वल टू 0। इसको हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसी को मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक खास बात क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 नहीं होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट का दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो आप इसको एक स्टेटमेंट के तौर पर याद रख सकते हैं कि the value of triple product will be equal to 0 if two vectors are identical। नेक्स्ट सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 4 का हम लोग देखें। प्रॉब्लम नंबर 4 में ये एक वेक्टर f दिया हुआ है। f के बारे में कुछ नहीं लिखा है बट अंडरस्टूड है f मतलब फोर्स वेक्टर। प्रॉब्लम में मेंशन कर देता है, अच्छी बात है, नहीं भी करता है आपको अंडरस्टूड अब समझना चाहिए। f इज द फोर्स वेक्टर, r इज द पोजीशन वेक्टर। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि फोर्स वेक्टर का ये लाइन यहां से यहां तक है। इस फोर्स वेक्टर पर दो पॉइंट लिया है, एक 1 लिया है, दूसरा 2 लिया है। 1 का पोजीशन वेक्टर r1 है और 2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। अगर कोई पॉइंट O दिया हुआ है तो O से अलग अलग पॉइंट हमने 1 2 लिया है, 3 4 5 6 कुछ भी आप ले सकते हैं। सभी का पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट सबका एक ही होगा। यही प्रूफ करने के लिए दिया गया है। प्रूव दैट r1 क्रॉस f इक्वल टू r2 क्रॉस f। इसका प्रूफ करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट को मतलब ही नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 कहां पर है। फोर्स के लाइन पर कहीं भी पॉइंट आप ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट आई मीन r क्रॉस f का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट टाइम प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट टाइम से इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे। इसके प्रूफ की में जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को आप समझिए। ऐसे तो आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि इक्वल होगा, आपको लगेगा कि r2 और r1 तो इक्वल है नहीं, ये और ये इक्वल है, r2 r1 इक्वल है ही नहीं, तो दोनों इक्वल कैसे होगा? लेकिन ये गलतफहमी में अपना रहे हैं, क्योंकि r1 क्रॉस f में साइन थीटा छुपा हुआ है। ये साइन थीटा ही सारा गेम बदल दे रहा है, इसलिए साइन थीटा के टर्म में लाना इसको जरूरी है। जब आप r1 क्रॉस f की बात करते हैं, ये r1 वेक्टर है, इसको आगे बढ़ाकर आप देखें दो वेक्टर के बीच का एंगल हेड टेल पोजीशन में हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ फोर्स का टेल मिल रहा है, यहाँ r1 का हेड मिल रहा है।
तो ये एंगल नहीं लेकर हमने ये एंगल θ1 ले लिया है। तो फोर्स वेक्टर और r1 के बीच का एंगल θ1 है, इसके सामने ये एंगल θ1 हो गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लगा देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लगा देते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, तो आप क्या करें, आप r1 पोजीशन लेंगे तब भी परपेंडिकुलर लाइन इतना ही बड़ा होगा, R2 पोजीशन लेंगे तब भी परपेंडिकुलर लाइन इतना ही बड़ा होगा, और R3 पोजीशन भी ले लें तब भी परपेंडिकुलर लाइन इतना ही बड़ा होगा। मतलब फोर्स के लाइन पर आप कितने भी पॉइंट अलग अलग ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर इसको हम लोग D लिख लें, इसको हम लोग D लिख लें, तो D जब हमने लिख लिया तो D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट O। ये ना तो R1 के लिए बदलेगा ना तो R2 के लिए बदलेगा। R1 R2 का वैल्यू बदलेगा, θ1 θ2 बदलेगा, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेगा, जितना इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए होगा। आप जब ये इस ट्रायंगल में देखें, छोटा वाला ट्रायंगल में, तो छोटा वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो d बाई r1 का वैल्यू कितना होगा, sin θ1, तो d इक्वल टू r1 sin θ1। उसी तरीके से ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखें तब क्या हो जाएगा, d बाई r2 इक्वल टू sin θ2, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 sin θ2। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो प्रूफ का बैकग्राउंड तैयार किया है। अगले लाइन में हम प्रूफ तक ही पहुंचने जा रहे हैं। R1 क्रॉस F इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, R1 F sin θ1 इक्वल टू R1 sin θ1 इंटू F, और R1 sin θ1 का वैल्यू अभी क्या हमने समझाया, D इंटू F। यहां पर D का सेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, D परपेंडिकुलर। देखिए आप लिखें या न लिखें, डायग्राम से क्लियर है कि D जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप D परपेंडिकुलर ऐसे लिखने का आपके दिमाग में चलता रहेगा कि जो D हमने लिया है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, तो D परपेंडिकुलर इंटू F हो गया। R2 क्रॉस F लिखेंगे तब क्या होगा, अच्छा हमने डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दिया है, आप चाहें तो डायरेक्शन मेंशन कर लें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्शन n कैप अगर लिखते हैं तो यहाँ भी n कैप चलता रहेगा, यहाँ भी n कैप चलता रहेगा, यहाँ भी n कैप चलता रहेगा। और जब R2 क्रॉस F लिखेंगे तब क्या होगा, R2F sin θ2 n कैप इज इक्वल टू R2 sin θ2 इंटू F n कैप, और R2 sin θ2 का वैल्यू कितना है, D, तो D n कैप, D परपेंडिकुलर F n कैप। आप देखें R2 sin θ2 का जितना वैल्यू है उतना ही R1 sin θ1 का है, इसका मतलब D परपेंडिकुलर इंटू F, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। और यूनिट वेक्टर इसके प्लेन से भी परपेंडिकुलर होगा और इसके प्लेन से भी परपेंडिकुलर होगा। ये भी बोर्ड पर रखा हुआ है, ये भी बोर्ड पर रखा हुआ है, तो दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट आप कह लें और इसको इक्वेशन सेकेंड कह लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1 क्रॉस F इक्वल टू R2 क्रॉस F। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में ये इक्वल है, अगर मैग्नीट्यूड ले लेता मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, R1 क्रॉस F मैग्नीट्यूड R2 क्रॉस F। ये हमारा प्रूव हो चुका है और हमने कहा अगले टाइम से इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सॉल्यूशन 5 नंबर का देख रहे हैं। बोर्ड पर आप 5 नंबर प्रॉब्लम को देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन है कि एक वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k है एंड वेक्टर b इक्वल टू i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k है।
Then find the value of lambda and mu for a cross b equal to 0। इसमें दे रखा है कि a क्रॉस b का वैल्यू 0 है, बट लैम्डा और म्यू का वैल्यू नहीं दे रखा है, वही आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, a क्रॉस b कैलकुलेट करना और उसको 0 पुट करना। तो सबसे पहला a क्रॉस b का कैलकुलेशन की ओर हम बढ़ते हैं। तो a क्रॉस b इक्वल टू i लिखने के बाद हमने क्या कहा था, इसको कवर कर लीजिए, बाकी का कोएफिशिएंट लिखिए 6 लैम्डा 3 म्यू माइनस जे लिखेंगे तो कोएफिशिएंट 2 1 3 म्यू। इसके बाद प्लस के लिखेंगे तो इसको आप कवर कर दीजिए 2 1 6 लैम्डा 2 1 6 लैम्डा। अब यहां से आगे आप बढ़ें i, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस जे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 म्यू माइनस 3 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6। प्रॉब्लम में लिखा है कि a क्रॉस b 0 होगा। a क्रॉस b 0 कब होगा, जब प्रत्येक वैल्यू इसका 0 हो जाए, मतलब ये भी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, ये भी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए और ये भी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, मतलब i का कोएफिशिएंट 0, j का कोएफिशिएंट 0, k का कोएफिशिएंट 0। अगर प्रत्येक कोएफिशिएंट 0 हो गया तो हम समझेंगे कि क्रॉस b का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ j के कोएफिशिएंट को जब 0 पुट करेंगे तो 2 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, तो म्यू का वैल्यू 3/2। और जब इसको पुट अप करेंगे 0 तब 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 के सॉल्यूशन। इस न्यूमेरिकल में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वैसे ट्रायंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है whose two sides out of 3 sides, 2 sides are vector A and vector B given as। आप देखें कि ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है एंड यू नो द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। A इक्वल टू हाफ A क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया की बात करेंगे तो यहां मॉड लेंगे, और वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो मॉड नहीं लेंगे। आपको करना क्या है, एक क्रॉस भी कैलकुलेट करना है। आपको कितने बार कैलकुलेट कर चुके हैं, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। तो मेन फैक्ट ये है कि ए क्रॉस बी हमें कैलकुलेट करना है। अब ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो ए लिखा हुआ है ऊपर, बी लिखा हुआ है नीचे, इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो a क्रॉस b इक्वल टू i 1 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस j 3 6 माइनस 4 माइनस 2। अब आप लोग को आदत बन गया होगा लिखने का, k जब लिख रहे हैं k को कवर कर लेंगे 3 6 1 5 3 6 1 5। दिस वैल्यू इक्वल टू i -2 प्लस 20 माइनस j माइनस 6 प्लस 24 प्लस k 15 माइनस 6 18i। यहां पर -18j, ये कितना हो जाएगा प्लस 9 की। आप लोग भी देख लो, ए क्रॉस बी का वैल्यू ये रहा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, हमें एरिया कैलकुलेट करना था हाफ ए क्रॉस बी, तो आंसर हमारा होगा हाफ ए क्रॉस बी। तो 2 से डिवाइड आप करते हैं तो ये रह गया 9i माइनस 9j प्लस 4.5 के, ये आंसर है।
तो 6 के बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के सॉल्यूशन। 7 नंबर मुझे नहीं लगता है कि कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ये डेफिनेशन बेस्ड है। डेफिनेशन आप समझ रहे हैं, आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टा होता है। अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन इधर की ओर होगा तो निश्चित रूप से B क्रॉस A का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। इट मीन्स कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। वेरी सिंपल था। अब सेकेंड नंबर, A क्रॉस B एंड A माइनस B के बीच का एंगल क्या होगा? आपने स्टडी किया था कि अगर एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है तो A माइनस B के लिए माइनस B इधर करेंगे और A माइनस B वेक्टर इधर की ओर होगा। और हमने आपको समझाया था कि A क्रॉस B परपेंडिकुलर होता है A से भी और परपेंडिकुलर होता है B से भी। अब आप देखें कि अगर ये यहां से भी 90 डिग्री, यहां से भी 90 डिग्री, तो इससे भी क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे है और ये बोर्ड पर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर 90 डिग्री। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8 क्या करेंगे? एक रिलेशन दिया हुआ है A डॉट B इक्वल टू √3 मॉड ऑफ A क्रॉस B। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। आप क्या करें? A डॉट B का फार्मूला जानते हैं, A क्रॉस B का फार्मूला जानते हैं। मतलब ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। ये आपसे चेक किया गया है कि स्टूडेंट को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला याद है या नहीं। बस इसमें फार्मूला लगाना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। दिमाग है भी तो साइड कर लेना है। चलिए 8 नंबर में A डॉट B इक्वल टू √3 A क्रॉस B। AB cos थीटा इक्वल टू √3 AB sin थीटा। AB कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आप देख लो। sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। इसके बाद सॉल्यूशन 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में भी इसी तरह का रिलेशन दे रखा है। फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आगे क्या पूछा है? एंगल नहीं पूछा है। एंगल पूछता है तो ऊपर वाला 8 नंबर और 9 नंबर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मेडिकल का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। इसमें A प्लस B का मैग्नीट्यूड, आई मीन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो A प्लस B का जब मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फार्मूला A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता है। अगर थीटा हमें पता होता हमारा काम हो जाता। थीटा पता नहीं है तो नेक्स्ट जो रिलेशन है इसका यूज करते हैं। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड √3 A डॉट B। अब ये क्या हो गया? AB sin थीटा इज इक्वल टू √3 AB cos थीटा। यहां से हो गया sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू √3 tan थीटा इक्वल टू √3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमने कहा था थीटा नहीं मालूम है, अगर थीटा मालूम होगा तो हम पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से आंसर आप क्या लिखेंगे? आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 पुट अप कर लेते हैं। A² प्लस B² 2AB इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। A² प्लस B² प्लस AB, यही हमारा आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या पूछा गया है?
ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, एक वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन को हम के लेते हैं, वेक्टर ए अपवर्ड डायरेक्शन में है, आई मीन वेक्टर के इसका डायरेक्शन है, एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का अगर डिस्कशन करता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया। अपवर्ड आपका ये हो गया, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये आई का लाइन है, इधर माइनस आई हो जाएगा, इधर प्लस जे हो जाएगा, इधर माइनस जे हो जाएगा। ये आपका प्लस के है और बोर्ड के अंदर छेद करके चले जाइए वो माइनस के है। तो वेक्टर ए इक्वल टू के कैप, राइट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, बी के बारे में लिखा है पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर बी जो है नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है मतलब वेक्टर जे डायरेक्शन में है। अब ए क्रॉस बी जब करना है तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आई मीन के क्रॉस जे। आप जानते हैं कि जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के और के क्रॉस जे, ये जो डायग्राम हमने आपको समझाया था आई जे और के, तो के क्रॉस जे जब ले रहे हैं तो के के बाद जे घूमने के लिए हमको क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, इसका मतलब माइनस आई हो जाएगा। माइनस आई किधर आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर हमारा हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट।